हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की सेक्शन है। इसमें अभी हमारा 4th पार्ट चल रहा है। ओके, तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि और कितने पार्ट होंगे, तो और भी पार्ट्स अभी आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी लेसन होती है ना। क्योंकि ये मैगज़ीन में आपका पूरे एक साल का होता है, मई 2018 से लेकर अगर फरवरी 2019 तक देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेड है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें होती है यहाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2-3 ही लेसन में कंप्लीट कर दो, वो भी हाफ आवर्स की लेसन होती है, जिससे मैं नहीं चाहती कि आपके स्टडी में कोई ज़्यादा बर्डन मैं लेकर आऊँ। इसलिए मैं हाफ एन आवर की लेसन लेती हूँ कि आप आराम से इसको भी रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ, और साथ में आप अपनी स्टैटिक और जो भी आपकी पोर्शंस है उसको भी कंप्लीट करते जाओ। साथ ही आप पीटी 365 की इकॉनमी के भी लेसन देख सकते हो जो कि अनअकैडमी में अपलोड होती है। इन सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नीति आयोग यहाँ पे रिलीज़ करती है इस इंडेक्स को। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि वो हर एक स्टेट, हर एक यूटीज़ में किस तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज है उसको मैनेज किया जा रहा है ये एक्सेस करते हैं और ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट को, वाटर रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। इस परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ बैकग्राउंड में चल के देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि 2030 तक इंडिया की पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। जो हम लोग को आज की डेट में अवेलेबल हो रही है वाटर की, जो पर कैपिटा वाटर कैपेसिटी जो हमें आज की डेट में अवेलेबल हो रही है, 2030 तक क्या होगा, ये घट के आधा हो जाएगा। और हमारी कंट्री क्या कहलाएगी, तो वाटर स्कार्स कैटेगरी में चली जाएगी, यानी वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। आज की डेट में हमारी क्या कैटेगरी है, तो वाटर स्ट्रेस कैटेगरी है। ओके, यानी आज हमारे यहाँ टेंशन है कि वाटर कहीं कहीं कम है तो वाटर कहीं कहीं ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड है, वो पीने के लायक नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते उस वाटर को। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और 2030 तक क्या होगा कि वाटर स्कार्स कैटेगरी में हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन कब कहते हैं, जब एनुअल पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी होता है, यानी पर पर्सन जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो। और वाटर स्कार्सिटी कंडीशन कब कहेंगे, जब आपका एनुअल यानी एक साल में जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो हमारा 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन होगी और ये हमारी वाटर स्कार्सिटी कंडीशन होगी। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की 16% जो है यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे हम लोग जो है 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 सब्जेक्ट है, यूनियन, सेंटर सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट। तो जो स्टेट सब्जेक्ट होती है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती है, इसलिए वाटर जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और किस तरीके से वाटर को यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, मैनेज करना है, ये सब कुछ स्टेट के अंदर में होती है। आप देखोगे 70% जो वाटर यहाँ पे जो अवेलेबल है वो कंटामिनेटेड हो गई है, यानी उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा पाई जा रही है। इंडिया जो है 120th रैंक यहाँ पे प्ले कर रही है, जो कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और आउट ऑफ कितने कंट्री से, तो 122 कंट्री से, यानी आप देख रहे हो कि हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी बुरी स्थिति है इंडिया की। 122 कंट्रीज़ में से 120th हम लोग रैंक ले रहे हैं, वो भी वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। तो काफ़ी चिंता की बात है। और कुछ रिपोर्ट की फाइंडिंग देखते हैं जो ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ये जो इंडेक्स है ना, ये स्टेट वाइज इंक्लूड किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, जो कि 9 बोर्ड सेक्टर के द्वारा होता है। और इसमें 28 इंडिकेटर होते हैं। तो 14 यानी 24 स्टेट में से जो 14 स्टेट है ना, उनको एनालाइज किया गया है कि उनकी जो स्कोर है वो 50% से भी कम है वाटर मैनेजमेंट में, और उनको लो परफॉर्मर में क्लासीफाइड किया गया है, यानी उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है, 50% से कम है। 21 इंडियन सिटीज़ में आप देखोगे, जिसमें कि दिल्ली भी आ रही है, बेंगलुरु भी है, चेन्नई भी है, हैदराबाद में भी है, वो यहाँ पे ग्राउंड वाटर की कमी देखने को मिल रहा है। और ये आपका हो जाएगा 2020 तक। और यहाँ पे किसको अफेक्ट होगा, तो 100 मिलियन पीपल्स को काफ़ी अफेक्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जिसमें काफ़ी पॉपुलेशंस रहते हैं, और ये मेट्रो सिटीज़ है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए और वाटर की जो खर्च होती है ना वो यहाँ ज़्यादा होती है। इंडिया जो है आज के डेट में वर्स्ट वाटर क्राइसिस में जाने वाली है। अगर हमारे हिस्ट्री में आप देखोगे तो 600 मिलियन पीपल्स जो है इंडिया में फेस करेंगे, वो भी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, जो कि हमारे कंट्री में होने वाली है। 75% जो हाउस होल्ड है हमारी कंट्री की, वो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल नहीं होगा। 84% जो रूरल हाउस होल्ड है ना, उनके यहाँ वाटर एसेस की पाइप नहीं है।
यहाँ पे जो भी एनुअल जो आपका पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, और ये आपका 1820 क्यूबिक मीटर से, जो कि 2001 में थी, उससे डिक्रीज़ होकर 1545 क्यूबिक मीटर हो चुका है 2011 में। और 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 से भी घट के ये 1300 तक आ जाएगी। फूड सिक्योरिटी रिस्क आ गया है, यानी अंडर परफॉर्मर्स आप अगर स्टेट को देखोगे जो कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, तो वो है यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, जिसमें कि आपको देखने को मिला है कि वाटर और फूड सिक्योरिटी जो है ना हाई रिस्क में आ चुकी है। और यहाँ पे 20-30% जो इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट है ना वो भी यहाँ पे रिस्क में है। बहुत सारे वाटर स्कार्स स्टेट जो है जो कि बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स में, तो वो कौन कौन सी है जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं? आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि बेटर परफॉर्म कौन कर रहे हैं, वर्स्ट परफॉर्म कौन कर रहे हैं। ये तीन आपको नाम तो याद रखना ही होगा। तो बेटर परफॉर्म में आपका है गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। और वर्स्ट परफॉर्मेंस में आपका है यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। इसको आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गाइडलाइंस फॉर अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन। तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने रिसेंटली अभी नोटिफाइड किया है कि वो जो भी ग्राउंड वाटर की गाइडलाइंस है उसको रिवाइज करेंगे, जिसमें कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये आपका इफेक्टिव कब से होगा, कब से लागू होगा? तो 1 जून 2019 से लागू होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे कहा है कि जो भी गाइडलाइंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे जो भी क्राइसिस है ना ग्राउंड वाटर की, उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। और ये इम्पैक्ट भी करेगा काफ़ी लोगों को, यानी हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा और लोगों को भी। ब्रीफ कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर की। अगर वर्ल्ड में आप देखोगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर की यूज़ करती है। 25% जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इंडिया में होती है। 80% जो इंडियाज़ की ड्रिंकिंग वाटर नीड है ना वो ग्राउंड वाटर से ही पूरा होता है। और जो ईजमेंट एक्ट 1882 की है वो यहाँ पे हर एक लैंड ओनर को प्रोवाइड करती है कि उनके पास ये राइट है कि वो कलेक्ट करे, डिस्पोज करे, जो उनका खुद का लिमिट है कि कितनी वाटर है उस लैंड के अंदर और उस सरफेस के अंदर। ओके। और यहाँ पे लैंड ओनर जो है ना वो लीगली यहाँ पे लिएबल नहीं है कि वो कोई भी डैमेज, अगर अंडर वाटर ग्राउंड में कोई भी डैमेज होती है तो उनके लिए उन्हीं को यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अगर आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत इसको बनाया गया था, जिसमें कि मैंडेट किया जाता है कि जो भी ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है हमारे कंट्री में, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है जितनी भी ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हो रही है, और हमारे कंट्री में सस्टेनेबल मैनेजमेंट के तहत इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। कुछ साइलेंट फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस है जिसको कि रिवाइज किया जाएगा। तो इंडस्ट्री के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक कंसेप्ट यानी वाटर कंजर्वेशन फ़ी यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कि हर एक एरिया में कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैसी है और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वो इंडस्ट्री कितना कर रही है और कितना उनको ज़रूरत है, और वो कितना यहाँ पे सेफ़ रख पा रही है अपने वाटर को, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेटेड एरिया में किस तरीके से वो सेफ़ रख रही है और किस तरीके से हाई वाटर कंज्यूमिंग जो है ना वो लो होते जा रहा है। ओके। तो लो करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसाइकिल के लिए इंकरेज किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सीवेज वाटर को भी ट्रीट करने की बात की जाएगी इंडस्ट्री से। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि डिजिटल फ्लो मीटर्स होना चाहिए, पीजो मीटर्स होना चाहिए, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर होना चाहिए, जिसमें कि जितना वो ग्राउंड वाटर लेवल को यहाँ पे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सब कुछ उस मीटर में रीड करेगा। मैंडेटरी है कि वाटर ऑडिट किया जाएगा एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री एब्स्ट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर के थ्रू। मैंडेटरी यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाएगा, जिसमें कि आपका स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के अलावा जो है हर जगह यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो छतों पे, घर की छतों पे या फिर बिल्डिंग्स के छतों पे जो रेन वाटर होती है ना उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, उसको सेव करने की बात की जा रही है। मॉनिटरिंग किया जाएगा, मंथली वाटर लेवल यहाँ पे डेटा सबमिट करना होगा CGWA को, और ये वेब पोर्टल के थ्रू होगा, यानी ऑनलाइन यहाँ पे जो मंथली आपका जो वाटर की डेटा क्या है उसको आपको CGWA में, यानी वाटर जो आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उनको यहाँ पे सेंड करना होगा। एग्जेम्पशंस किनको है? तो एग्जेम्पशंस यहाँ पे NOC के रिक्वायरमेंट से, जो कि आपका एग्रीकल्चर यूज़र्स को है, यानी जितनी एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके, तो उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है। जो एम्प्लॉयर है यानी जो नॉन एनर्जाइज्ड है, यानी जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड में, उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है। आर्म्ड फोर्सेस जो इस्टेब्लिश कर रही है आपका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है।
रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो आज की डेट में रिसेंटली यहाँ पे थी। तो एक न्यू स्टडी की गई है रिसर्चर्स के थ्रू, जिन्होंने पाया है कि जो यूरेनियम कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर में वो काफ़ी हो गया है, और ये 16 इंडियन स्टेट्स में है। यानी अगर कोई भी वाटर में आप देखोगे कि यूरेनियम मिक्स हो गई है, कैडमियम हो, आयरन हो, तो ये सारी जो है वाटर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। आप अगर पियोगे तो आपको कोई डिजीज़ हो जाएगी, और ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं माना जाता है। तो और क्या इस स्टडी के द्वारा फाइंडिंग किया गया है वो देख लेते हैं। जो मेजोरिटी है हाई यूरेनियम लेवल वो किस किस लोकेटेड में है, यानी आपको देखने को मिलेगा किस लोकेशन में, राजस्थान में है, कुछ पंजाब, कुछ हरियाणा और गुजरात के पार्ट्स में। ओके, यानी हाई यूरेनियम लेवल कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो राजस्थान में मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में मिल रहा है। जो रिजल्ट है वो दिखाती है कि बहुत सारे जो वेल्स है, कुएँ है ना, वो आपका राजस्थान में यहाँ पे टेस्ट किया जाता है और गुजरात में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि पाया गया है कि बहुत ज़्यादा यूरेनियम है। और ये WHO की रिकमेंडेशंस है कि जो यूरेनियम की लिमिट होना चाहिए ना वाटर में, वो 30 नैनोग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जो प्राइमरी सोर्स है यूरेनियम की वो है ग्रेनाइट, जो कि कॉमनली यूज़ होता है हिमालयन रेंज में। और आप ओवर द ईयर्स देखोगे तो यूरेनियम जो है स्लोली यहाँ पे वाटर में लीच हो रहा है, यानी मिक्स हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स अगर आप देखोगे, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, किस लिए, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए। नाइट्रेट पॉल्यूशंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रिजियस फर्टिलाइजर्स यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहे हैं, जो कि यूरेनियम की मोबिलाइजेशन को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने कहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे कोई भी लिमिट को प्रिस्क्राइब नहीं करती है यूरेनियम के लिए, जो कि एक क्वालिटी मॉनिटरिंग अगर देखें वाटर टेबल का तो वो इम्पॉसिबल है। कुछ यहाँ पे अगर मेजर कंटामिनेशंस आप देखोगे तो यहाँ पे कैडमियम, साइनाइड, मरकरी, लीड, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये सारी चीज़ें अगर वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है तो वाटर जो है कंटामिनेटेड हो जाती है। यूरेनियम जो है ड्रिंकिंग वाटर में वो काफ़ी कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप किया है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर, कि जिसके थ्रू वो मेंटेन कर सके जितनी भी वाटर रिसोर्सेज डेटा है उनको कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे मेंटेन कर सके। तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं एक्चुअली नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर के बारे में। ये यहाँ पे रिपोजिटरी की काम करेगी। नेशन वाइड जो वाटर रिसोर्सेज डेटा है उसको यहाँ पे रखा जाएगा, और सब ऑर्डिनेट ऑर्डर के ऑफिसर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर वर्क करेंगे, उनके अंदर में ये देखा जाएगा, और इसको हेड किया जाएगा एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के द्वारा। ये एक लेटेस्ट और रिएबल वाटर डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जो कि एक GIS प्लेटफॉर्म पे होगी, जो पब्लिक डोमेन में है। तो ये न्यूज़ में क्यों थी वो देख लेते हैं। ओके, ये तो आपका रिपीटेड थी। तो इसकी कंपोनेंट क्या है वो देख लेते हैं। इन सेतु हाइड्रोमेट मॉनिटरिंग जो सिस्टम है और हाइड्रोमेट डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, ये आपका सेटअप किया जाएगा, और ये सेटअप करेगी नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिव सेंटर को। वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट सिस्टम भी। वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन जो है, और साथ ही जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी। ये एक तरीके का जॉइंट वेंचर है, जो कि आपको सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसरो भी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी होंगे। यानी ये जो आपका वाटर को मैनेज करने की बात की जा रही है, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट इंक्लूड है। इंडिया और यहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक सिंगल विंडो सॉल्यूशंस देगी सारे वाटर रिसोर्स डेटा को और इन्फॉर्मेशन को, जो कि नेशनल GIS फ्रेमवर्क में होगी। ओके, तो ये सारी वाटर से रिलेटेड देखने को मिल रही है। अभी हम लोग वाटर पोल्यूशंस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वाटर पोल्यूशंस हो गई है, और गवर्नमेंट अभी क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है कि वाटर पोल्यूशन से ओवरकम किया जाए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है अर्बन डेवलपमेंट में, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। टेक्निक्स जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी किस तरीके से जो बारिश की जो पानी होती है उसको यहाँ पे बचा के रखा जाए अर्बन एरिया में। नीति आयोग ने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो है दिया है कि किस तरीके से टेक्निक को यूज़ करके जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी छतों के ऊपर जो है रेन वाटर को अच्छे से हार्वेस्ट किया जा सकता है। एक कंटेनर है जो कि ज़रूरत होगा, जिसमें कि आप रूफ लेवल के ऊपर, यानी आप अपने छतों पे अच्छा सा कंटेनर रख दो, जिसमें कि आपका जो रेन वाटर होगा वो वहाँ पे अच्छे से आपका हार्वेस्ट हो सकता है।
ड्राइव वे रेन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी ये जो टेक्निक है ना ये यूज़फुल है जहाँ पे बिल्टअप एरिया जो है बहुत बड़ा होगा, जैसे कि आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस होंगे, और जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाएगा किसके साथ, तो यहाँ पे शैलो जो गटर है ना उसको यूज़ करके, और बम्प को जो कि आपका गेट के बगल में होता है, और डायरेक्टली ये रिचार्ज करता है वेल को। जो ट्रेडिशनल मेथड है ना रेनफॉल हार्वेस्टिंग का स्टेट में हमारे इंडिया में, तो रेनफॉल हार्वेस्टिंग जो है ना यहाँ पे आपका काफ़ी 4000 साल से पहले हो रहा है। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग जो है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट जरूर करते थे। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे कि किस किस नाम से प्रैक्टिस होती है, तो ये कुल है, कोही है, राजस्थान में बोरिस, झलरिया, जहांद, नादीस, कांदीस, कुंड्स है, महाराष्ट्र में देखोगे तो बंदाराज है, बिहार में आहार पेयंस है, कर्नाटक में खेरे है, मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक है, चंदेला टैंक है, कटास है, और तमिलनाडु में जो है एरी है, और नागालैंड में जो है छियो ओजीनी है, आंध्र प्रदेश में छेरुवू है, और वेस्ट बंगाल में डंग्स है। तो ये सारे नाम हैं जो कि हर एक स्टेट में की जाती है वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये आप याद कर सकते हो, और मेंस में आपका प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन पॉल्यूशन। हम लोग देख चुके हैं अब तक वाटर पॉल्यूशंस देख चुके हैं, अब देखते हैं नाइट्रोजन पॉल्यूशंस। ओके, तो रिसेंटली इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट जो है यहाँ पे हाईलाइट की थी कि नाइट्रोजन की इमिशंस इंडिया में किस तरीके से हो रही है। तो नाइट्रोजन इमिशन हॉटस्पॉट आप देखोगे तो ग्रीन पीस ने यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की है जो कि सैटेलाइट बेस्ड डेटा पे है, और यहाँ पे नाइट्रोजन इमिशंस जो हॉटस्पॉट है ना उसको चारों वर्ल्ड के चारों ओर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहला आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका की जो मोंगलाका प्रोविंस है ना वहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इमिट होती है, और लार्जेस्ट नंबर जो हॉट स्पॉट का है ना वो चाइना में पाया गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इमिट हो रही है। हॉट स्पॉट अगर इंडिया में देखें, हॉट स्पॉट कहने का मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इमिट हो रही है, तो सबसे पहला साउथ अफ्रीका की हो रही है, और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली एनसीआर है, और सोनभद्रा है यूपी में, सिंगरौली है एमपी में, और तलचर अंगुल है उड़ीसा में। तो यानी आप 4 स्टेट की नाम याद रख सकते हो, दिल्ली एनसीआर, यूपी, एमपी और उड़ीसा। ये 4 स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन इमिशंस हॉट स्पॉट है। अब कुछ रिपोर्ट की हाईलाइट देखते हैं। इंडिया में जो नाइट्रोजन इमिशंस है ना वो 69% से ग्रो कर रहा है अगर हम लोग 2001 से देखें 2011 तक तो, और यहाँ पे जो मीथेन की यहाँ पे जो आपका इमिशन है उसको रिप्लेस कर रहा है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेज है इंडियन एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर सॉइल की बात करें तो ये 70% से ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड जो है कंट्रीब्यूट करती है इमिशन के लिए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सॉइल में सबसे ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें कि वेस्ट वाटर आपका 12% होती है, और जितनी भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो 6% होती है। इंडिया में आप देखोगे कि बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एमोनिया इमिशंस के लिए, और ये डबल है आपका नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन से, यानी इंडिया में आपका सबसे ज़्यादा अमोनिया इमिशंस होती है एज़ कंपैरिजन टू नाइट्रस ऑक्साइड से। हेल्थ इंपैक्ट आप देखोगे तो क्या क्या हो सकता है इस तरीके के नाइट्रोजन इमिशन से, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, रिड्यूस्ड यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, विटामिन ए की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें आपका हेमोग्लोबिन कम होने लगता है, ब्लड की जो कमी होने लगती है बॉडी में वो होता है, जो बच्चों में होती है खास करके, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होती है ना उसकी फंक्शनिंग कम होने लगेगी, विटामिन ए की शॉर्टेज होने लगेगी हमारी बॉडी में। तो ये सारी कारण होती है जो कि नाइट्रोजन इमिशन से प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिव यानी ज़्यादा जो नाइट्रोजन आप देखोगे तो वो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में ही दिखता है, जिसमें कि आपका कार्बन जो कंटेंट है ना सॉइल का वो कम हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि क्रॉप यील्ड अगर आप देखोगे तो अच्छा होता है। एक्सेसिव अगर यूट्रोफिकेशन की बात करें तो इसमें वाटर बॉडी जो है टर्न हो जाता है डेड जोन में। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि इसमें जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे डेड जोन में वो हो जाता है, यानी वहाँ पे साल्ट ज़्यादा हो जाती है, और वो रिवर और वाटर जो है ना वो पूरी तरीके से डेड हो जाती है। डेड जोन भी हम लोग यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किए थे कि डेड जोन है क्या। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आप देखोगे तो 300 टाइम्स जो है ज़्यादा पोटेंट है जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, और ये अपोज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये एक डोमिनेटिंग आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस देखने को मिलेगी, और इसके कारण जो है स्मॉग की फॉर्मेशन भी होती है। यानी अगर आपसे पूछे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मिल रहा है तो उससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहला है कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि ओजोन आज के डेट में हील हो रही है, जो कि काफ़ी 2000 के अराउंड आप देखोगे तो डिप्लीट हो रही थी, यानी ओजोन में होल देखने को मिल रहा था। तो जो भी ओजोन होल है वो आज के डेट में हील हो रही है, लेकिन ये अगर नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो ओजोन होल फिर से ज़्यादा होने लगेगी, और जो स्मोक की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होने लगेगी। क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इस तरीके के नाइट्रोजन पॉल्यूशंस को
कम करने के लिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक फार्मर्स को ये इन्फॉर्मेशन देगी कि उनके सॉइल की टेक्सचर क्या है, उनके सॉइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, और वो रिकमेंड करेगी कि उस तरीके के जो आपके क्रॉप के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो डोजेस पूरा किया जाएगा। मैंडेटरी है नीम कोटेड यूरिया प्रोडक्शन, जिसके थ्रू जितनी भी आपका नाइट्रोजन का जो सॉइल में डिजॉल्व हो रही है ना, उसको यहाँ पे कम करेगा, जिसके कारण आपको लेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। भारत स्टेज नॉर्म से, यानी यहाँ पे हार्मफुल इमिशंस जो व्हीकल से हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोक्साइड है, अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, तो ये सारी चीज़ें कम होगी आपका भारत स्टेट। यानी BS में आप देखोगे कि BS4 से हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट हो गए BS6 में, जस्ट बिकॉज टू रिड्यूस द इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दोज आर विच आर वेरी हार्मफुल गैसेस। ओके, तो हम लोग शिफ्ट हो गए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लाया है, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसमें देखा जाता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है एक आपका 8 पॉल्यूटेंट्स में से एक है, जो कि काफ़ी, जिसको कि कंट्रोल किया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। तो नेशनल क्या था वो सारी चीज़ें देखें कि हमारे इंडिया में क्या हो रही थी। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रही है। पहला है कि गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, यानी इसका एम है कि वो जितनी भी एसिडिफिकेशन हो रही है, वाटर में जो एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है उसको अबेट करना है। यूट्रोफिकेशन, यानी वाटर में नाइट्रोजन की मात्रा जो बढ़ रही है। ग्राउंड लेवल ओजोन हो रहा है, और ये एक तरीके का पार्ट है आपका जिसमें कन्वेंशन और लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन हो रही है, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें उनको कंट्रोल करना है। जितनी भी सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशंस होती है ना, उसको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी देखना है, एमोनिया और जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबको यहाँ पे कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका एम है कि जो भी आपका ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी की इमिशंस जो होती है ना उसको कम करना है, और ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग नाइट्रोजन पॉल्यूशंस में देखें। अब देखते हैं हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है वो आप सबको ही अवेयर हो, क्योंकि पिछले 1 साल से काफ़ी प्लास्टिक पॉल्यूशंस, और आप जिस जिस स्टेट में रह रहे होंगे आप खुद ही फील कर रहे होंगे कि प्लास्टिक बैन हो चुकी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो अब देखते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक में बोलूँगी कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही आप मेंस के लिए भी रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इंडिया ने कमिट किया है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी एक भी लोग यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे हमारे कंट्री में, वो भी 2022 तक। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाया गया 2016 में, और ये डिफ़ाइन करती है कि जो भी प्लास्टिक कैरी बैग की जो थिकनेस है ना उसको और कम किया जाएगा, जैसे कि आपका 50 माइक्रोरॉन्स होंगे, और ये आपका इंक्रीज़ करेगा उसकी कॉस्ट को और टेंडेंसी को, जो कि प्रोवाइड करेगा एक फ्री कैरी बैग, जो कि हमारे पास जो फ्री कैरी बैग आजकल आप देखते हो कि कुछ भी सब्जी लो, कुछ भी आप ग्रॉसरी की कुछ भी आप मटेरियल लो, तो उसके साथ आपको प्लास्टिक फ्री मिलती है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कहा जा रहा है इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि प्लास्टिक आपको फ्री नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए पे करना होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बडीज़ की, यानी जो भी रूरल एरिया में रह रहे हैं वो इस रूल्स के अंदर में आएंगे, और जो ग्राम सभा है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो इस रूल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। साथ ही यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ब्रांड ऑनर है प्लास्टिक के, उनको रिस्पॉन्सिबल दिया जा रहा है कि वो जितनी भी वेस्ट जनरेटेड, यानी उनके प्रोडक्ट्स के कारण जितनी भी वेस्ट यहाँ पे आई है हमारे इंडिया में, उसको ये कलेक्ट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, तो वेस्ट जनरेटर को भी दिया गया है, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर है प्लास्टिक वेस्ट के, वो यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे और सारे वेस्ट को वो अपना स्टोर करेंगे, जो कि पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको है, तो स्ट्रीट वेंडर्स को है और रिटेलर्स को है, कि उनको ये कैरी बैग जो है प्रोवाइड ही नहीं किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू वो इम्पोज ही नहीं कर पाए। और यहाँ पे रजिस्टर किया गया है शॉपकीपर्स को, जो कि वो रजिस्ट्रेशन फ़ी में वो पेमेंट करेंगे लोकल बॉडीज़ को, यानी शॉप कीपर्स वाले लोग को यहाँ पे आपको कैरी बैग देना ही नहीं है, ये इस रूल्स के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे जो भी आपका यूज़ हो रहा है प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शंस और एनर्जी रिकवरी के लिए ना, इसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। ओके, तो एक न्यूज़ थी मैं देख रही थी कि प्लास्टिक जो है चाइना में आप देख रहे होंगे कि रोड जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो इतनी प्लास्टिक जो जनरेट होती है उनको कहीं ना कहीं डंप कर दिया जाता है, कोई और अल्टरनेटिव एरिया में उसको यूज़ कर दिया जाता है। तो मैं वही सोच रही थी कि कितना अच्छा अल्टरनेटिव है। हमारे यहाँ प्लास्टिक इतना ज़्यादा इंडिया में आप देखोगे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया की बात करें तो प्लास्टिक जो है इतना ज़्यादा आज के डेट में कलेक्ट हो गई है, जिसका कि कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाला जा रहा है।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग भी अपने कंट्री में दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए कि हम लोग भी अपनी जो इतना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उन पर भी प्लास्टिक के वेस्ट को यूज़ किया जा सके, एनर्जी रिकवरी के लिए यूज़ किया जा सके। तो कुछ बैकग्राउंड अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो इंडिया जो है ग्लोबल होस्ट है 2018 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, जो कि 5 जून 2018 में हुई थी। और इसमें इसका थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस। और इसमें जितनी भी वर्ल्ड कमिटमेंट की थी कि वो जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको वो कॉम्बैट करेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत देखें तो अगर यहाँ पे करेंट जो पॉल्यूशंस की रेट है वो कंटिन्यू होते रहेगी तो प्लास्टिक जो सी में है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा और 2050 तक जो है कोई भी फ़िश नहीं बचेंगे। और ये ग्लोबली ऐसा कहा जा रहा है। और 14% जो प्लास्टिक है ना उसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। 24 स्टेट्स ही ऐसी है, जो कि 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जिन्होंने सेंटर की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को जो भी रूल्स दिया है उसके साथ वो कंप्लाई की है और मैन्युफैक्चर को रेगुलेट की है। मैन्युफैक्चर ही नहीं, सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को और प्लास्टिक कैरी बैग के यूज़ को भी उन्होंने रेगुलेट किया है, जिसमें कि वो कंपोजिटेबल जो प्लास्टिक है, यानी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक दिया जा रहा है, जो कि अगर आप कहीं भी उसको डंप करोगे तो वो मिट्टी के साथ वो डिकम्पोज हो जाएगी। जैसे जो भी प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते थे ना, नॉर्मल प्लास्टिक, तो वो डिकम्पोज नहीं होती थी और वो हार्मफुल होते थे इन्वायरमेंट के लिए। आप मैराइन में देखोगे तो मैराइन इन्वायरमेंट के लिए वो हार्मफुल है, हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स को हार्मफुल है। तो काफ़ी हार्मफुल होते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते थे। तो अब जो लाया जा रहा है ना, कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक होती है वो आराम से डिकम्पोज हो जाती है, तो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होती है। प्लास्टिक सीड्स जो है वो पैकेजिंग के लिए यूज़ होनी चाहिए, रैपिंग एप्लीकेशंस होनी चाहिए। साथ ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना वो यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स को रेफ़र करती है, जो कि कॉमनली यूज़ होती है आपके प्लास्टिक पैकेजिंग में, जहाँ पे कुछ आइटम भी इंक्लूड होते हैं जो कि एक बार यूज़ होती है और यहाँ पे इसको थ्रो कर दिया जाता है। हम लोग एक बार प्लास्टिक को यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंक देने के बाद क्या होता है कि उसको रिसाइकिल करने की भी प्रोसेस की जा रही है। माइक्रो प्लास्टिक हो या माइक्रो बीड्स हो, वो सारे प्लास्टिक पीसेज है और फाइबर है जो कि काफ़ी स्मॉल होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है ना वो आपकी 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ यूज़ देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए भी होती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, बॉडी क्रीम हो गया, क्लोथिंग, इंडस्ट्रियल जो यूजेस है, इन सारी चीज़ों में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे एबिलिटी है कि हम लोग ईजिली इसको स्प्रेड कर देते हैं और जितनी भी सिल्की जो टेक्सचर प्रोवाइड करती है और जो प्रोडक्ट की कलर प्रोवाइड करती है वो भी यहाँ पे बेटर अपील होता है। साथ ही आप देखोगे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पे प्लास्टिक कोई ज़्यादा यूज़ होती है। अब देखते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इतनी हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला है बायो एक्यूमुलेशन, यानी प्लास्टिक बैग्स जो है ना यहाँ पे एनिमल के द्वारा इंजेस्टेड किया जा रहा है, यानी एनिमल्स इन सारी चीज़ों को खाते हैं। जैसे हम लोग कचरा जहाँ भी फेंकते हैं, वेस्टेज होती है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एनिमल्स जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ये लोग कंज्यूम करते हैं। तो एनिमल ये सारी चीज़ें खा रहे हैं और वो फूड के तरीके से खा रहे हैं और जितनी भी टॉक्सिक केमिकल्स है वो इनडायरेक्टली जो है ना, जैसे हम लोग जैसे कोई भी एनिमल्स को खाते हो तो वो सारी जो है इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन फूड चेन में जा रही है। ओके, तो बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। दूसरा है कि हार्मफुल केमिकल्स का यहाँ पे लीचिंग हो रहा है। अगर आप प्लास्टिक देखोगे तो डिग्रेड्स होता है और ये ब्रिटल हो जाती है, जो कि यहाँ पे मोनोमर्स यानी बिस्फेनॉल ए के थ्रू होती है, जो कि आपका एब्जॉर्ब किया जाता है मैराइन लाइफ में। अगर कोई भी प्लास्टिक जो है ओशन में, रिवर्स में, वाटर में यहाँ पे डंप कर दिया जाता है तो ये मैराइन लाइफ के थ्रू जो है वो पूरी जो भी फिश होती है, वेल्स मछली होती है, सारी वो लोग इनको कंज्यूम कर लेती है। जिसके साथ क्या हो रहा है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, जो कि फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो रही है, इंडोक्राइन डिसरप्शंस हो रही है और भी यहाँ पे डिजीजेस हो रही है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का ये सोर्स है, यानी ये एबंडेंट सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे हमें ही नहीं हो रही है, मैराइन स्पीसीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी डिजीजेस हो रही है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो जो भी हम लोग प्लास्टिक बैग्स को डिस्पोज करते हैं बर्न करने के बाद, तो यहाँ पे ओपन एयर में जो है ना वो हार्मफुल गैसेस जाती है, जैसे फ्यूरान हो गया, डाइऑक्सिन हो गया। जो भी हम लोग प्लास्टिक को जलाने की कोशिश करते हैं तो प्लास्टिक पूरी तरीके से जलती नहीं है, उससे क्या होता है बल्कि और उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो कि फ्यूरान और डाइऑक्सिन है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एयर पॉल्यूशन में। फिनेंशियल लॉस देखने को मिलता है। टोटल जो इकोनॉमिक डैमेज हो रही है वर्ल्ड मैराइन इकोसिस्टम को, वो प्लास्टिक के कारण हो रही है। और यहाँ पे हम लोग हर साल $13 बिलियन जो है यहाँ पे हम लोग लॉस कर रहे हैं। इंटरनेशनल इफर्ट्स क्या लगाया जा रहा है, जिसके थ्रू प्लास्टिक डेब्रिस को, यानी प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको टैकल किया जा रहा है। यूएन इन्वायरमेंट लॉन्च की है #क्लीन सीज कैंपेन, जो कि पूरी तरीके से जो मेजर सोर्स है मैराइन लीटर के लिए उसको एलिमिनेट
एलिमिनेट किया जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक जो कॉस्मेटिक में यूज़ होती है और एक्सेसिव वेस्टफुल यूजेस जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है वो 2022 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। और ये आपका है यूएन इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया है #क्लीन सीज कैंपेन। उसके बाद बेसल कन्वेंशन आप देखोगे तो ये जितनी भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है आपका हैजार्डियस वेस्ट का, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा और उसके डिस्पोजल को भी। यानी इसका एम है कि जितनी भी आपका वेस्ट का जनरेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, मिनिमाइज़ किया जाएगा। साथ ही जो ओशन में इसको डंप कर दिया जाता है उसको यहाँ पे एंड किया जाएगा। जितने भी वेस्टेज है उसको ओशन में डंप नहीं करना है। ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन अगर आप देखोगे पीओपी का, यानी इसका एम है कि जितनी भी ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज है उनसे जो कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन में एक्यूमुलेट हो रही है और हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमें लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंटल ट्रांसपोर्ट में, यानी लंबे समय तक इसकी हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। प्लास्टिक्स जो है यहाँ पे पीओपी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि आपकी पीसीबी होगी, डीडीटी होगी, डाइऑक्सिन होगी, ये सारी हार्मफुल गैसेस है, हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स है जो कि प्लास्टिक जो है इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। होनोलुलु स्ट्रैटेजी अगर देखें तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है और ग्लोबल कोलैबोरेशन एफर्ट के साथ है, जो कि इकोलॉजिकल, ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो मेराइन डेब्रिस में हो रहा है ना उसको रिड्यूस करने की बात करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, होनोलुलु स्ट्रैटेजी मेराइन डेब्रिस को यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है। एक ताज डिक्लेरेशन है जिसका एम था कि जितनी भी आपकी फेजिंग आउट हो रही है, यानी बाहर निकाला जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को, उसको भी यहाँ पे कम करना है और 500 मीटर रेडियस जो है ना ताजमहल के पास नेक्स्ट 5 ईयर में उसको कम करना है, जिसके थ्रू इस मॉन्यूमेंट को और भी अच्छा लीटर फ्री बनाना है। यानी ताज डिक्लेरेशन किया गया था जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ताजमहल के बगल से जो यमुना रिवर जा रही है वो काफ़ी पॉल्यूट हो गई है, जिसकी वजह से ताज की जो खूबसूरती है वो कम हो रही है और ताज की मार्बल में भी ना यहाँ थोड़ी सी मिसमैच हो रही है। तो ये सारी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे फेज आउट किया जा रहा है। ओशन क्लीन अप की जा रही है, यानी ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट जो है ये पैसिफिक ओशन में स्टार्ट हो गया है। ओशन क्लीन अप जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप की है और वाटर जितनी भी वर्ल्ड की ओशन है जिसमें कि प्लास्टिक की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसको क्लीन अप कर रही है। ये आपका क्लीन करेगी जो भी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, यानी ये आपको देखने को मिलेगा एक जोन थी जो कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में बन गई थी, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ओके, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे गार्बेज जो है ना वो बढ़ गई थी और वो सिर्फ प्लास्टिक की थी जिसको कि हम लोग जीपी कहते हैं, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो कंट्री के बीच में थी, तो ये हवाई आइलैंड है और कैलिफोर्निया के बीच में ये आपका हो गया था। तो गाइज़ मैं आज की लेसन यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेसन मैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के साथ स्टार्ट करूँगी जो कि आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा। अभी आप ये पढ़ लो, उसके बाद एक आपको इवनिंग में भी लेसन देखने को मिलेगी। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी आपका इंटरनेशनल रिलेशन का भी PT 365 आ गई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे धीरे सब कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो आप साथ ही साथ अपनी भी रिवाइज़ करते रहो, टेस्ट पेपर लगाते रहो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। ओके, तो चलिए मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, रेट रिकमेंड रिव्यू भी कर दें और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।